गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, कैसे जो है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हो रहा था। और हम ये घटना चक्र 2022 की सीरीज को शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का विकास। यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस को टारगेट करके वीडियो बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और साइंस की भी लगातार क्लासेस चैनल पर डाली जा रही हैं, तो आप लोग उन्हें भी चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले मदरसे की स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, और वो भी कहाँ पे, कलकत्ता के। इसके प्रथम प्रमुख जो नाजिन यानी कि मौलवी जो थे वो मुइज़ उद दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते। दुभाषीय का मतलब क्या होता है कि इंटरप्रेटेटर, यानी कि जो अंग्रेज़ों को जो है कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को इंग्लिश में बता सकें, और अंग्रेज़ों की जो इंग्लिश भाषा है उसको क्षेत्रीय भाषा में यहाँ के नागरिकों को बता सकें। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। पहला संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने खोला 1791 में, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार भी किया। वहीं हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया, और सर विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त हुए थे, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के। वहीं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी हुई, और वे स्वयं इसके सभापति भी नियुक्त हुए। कौन? सर विलियम जोन्स। इन्होंने ही 84 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की, और इसके स्वयं के सभापति भी नियुक्त किए गए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चर्स या रिसर्चेस नामक एक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में 1789 में कालिदास की रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो किसके द्वारा किया गया? एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया अभिज्ञान शकुंतलम का। जबकि अभी हमने पढ़ा, जो ये देख लीजिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये पूछा जाता है आपसे कि भगवत गीता का किसने किया, अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया, तो ये आपको पता होने चाहिए। वहीं 1854 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर, जिसको हम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर कमीशन था, जो जांच आयोग था, वो अलग था मेरे दोस्तों, और ये शिक्षा के लिए हंटर आयोग है, जो 1882 में गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बल दिया गया, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया सबसे पहले हंटर आयोग में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। वहीं 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, जिसको हम एनसीई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उसमें टॉपिक क्या पढ़ाया जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा होगी या हमारे भारत की प्राचीन शिक्षा पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ उसमें यह भी विवाद था कि क्या हम इसे अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएं या हम यहाँ की क्षेत्रीय भाषा फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी इसमें पढ़ाएं। तो इस पर विवाद रहा, लेकिन यह क्लियर कर दिया कि 1 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी 1813 में चार्टर अधिनियम में। लेकिन अगर पूरे भारत की शिक्षा पद्धति के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही कम रुपए थे, बहुत ही कम। सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए आयोग की नियुक्ति की गई, और M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो सैडलर आयोग भी जो है कि एक शिक्षा से संबंधित था, जो कब नियुक्त किए गए थे, अभी हमने देखा 1917 में। वहीं इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय भी थे, जिसमें डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी इसमें शामिल थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी इसी वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर कौन सी कमेटी आती है।
भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। ये उसी समय की बात हो रही है जो 1813 में जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, तो उस पर भाषा का चयन नहीं हुआ कि अंग्रेजी भाषा में दे या यहाँ की प्राच्य भाषा में दे। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इसका मतलब क्या होता था? आइए इससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, इसको देखते हैं। इस सिद्धांत का जो अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर सामान्य जन तक पहुँचे। कहने का मतलब हुआ कि हम सवर्ण वर्ग या उच्च वर्ग को शिक्षित करते हैं और उस उच्च वर्ग के घर में जो निम्न वर्ग के लोग काम करते हैं, जैसे धोबी, मोची, नाई या कुम्हार, बढ़ई, जो लोग भी काम करेंगे उनके यहाँ आके काम करते थे। जमींदारी और जजमानी व्यवस्था थी ही थी। तो वो लोग क्या करेंगे, उच्च वर्ग के लोग हमसे शिक्षा लेंगे स्कूलों में और इन छोटे वर्गों के लोगों को शिक्षित भी करते चलेंगे। लेकिन होता क्या है, मध्य वर्ग भी इस जिम्मेदारी को नहीं उठाता है, यानी वो लोगों को शिक्षित नहीं करता है और अंग्रेज तो वैसे भी शिक्षित नहीं कर रहे थे। इसीलिए भारत में शिक्षा का स्तर 1% से भी कम हो गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव थी वो 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र यानी मैकाले मिनट जिसको हम कहते हैं, तो 1835 में था। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में किया अर्थात उसने भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, ग्रंथों, यहाँ की अध्ययन पद्धति, इनकी अवहेलना करते हुए कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अब आप इससे तुलना कर सकते हैं कि भारत के साथ साथ अरब, इन दोनों ही देशों की अध्ययन पद्धति की कितनी आलोचना की गई इसके द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। तो कौन सी शिक्षा का? हायर एजुकेशन के बारे में अंग्रेजी थी उसको अपना लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच यानी वुड डिस्पैच घोषणा पत्र, जिसको आधार बनाया गया था लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई। तीनों ही प्रेसिडेंसी में 1857 में ये स्थापना की गई। वहीं डी.के. कर्वे जो है कि इनके प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ध्यान देना, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा होती है। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। एक विधवाओं के रहने के लिए घर बनाया गया था। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ यानी 1880 के साथ पुणे में की गई थी। तो इसकी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? पुणे में हुई थी। और 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और एम.बी. नामजोशी थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे आरंभिक या प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग तथा अलेक्जेंडर डफ के सहयोग के साथ मिलकर कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी और मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 में की गई थी। और इसी समय मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। वहीं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। कब हुई थी? 1824 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने प्रबल रूप से वकालत की थी और इन्होंने भी आगे चल के 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में की। तो यहाँ से ये आपका एक प्रश्न बनता है कि 1817 में कौन से स्कूल की स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज की। 1824 में किसकी हुई? दिल्ली कॉलेज की। और 1875 में मेयो कॉलेज भी होता है और मोमडन जो है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की गई। 1916 में जो है कि फिर ये स्थापना होती है। इन्होंने 1916 में
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं मालवीय जी की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने स्टडी की है। वहाँ से 2010 से 2017 तक की पूरी एजुकेशन मैंने यहीं से की। मालवीय जी की जो बहुत ही खूबसूरत बगिया थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा, ये पत्रिकाएं भी प्रकाशित की हमारे परम पूज्य मालवीय जी ने। किसने की है? मालवीय जी ने। आइए इस पर कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया था और 1780 में किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। ये पूरी तरीके से भारत में पहला मदरसा था और मुइजुद्दीन जो है कि पहले इसके मौलवी भी गठित किए गए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सर विलियम जोन्स थे और इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। और सर विलियम जोन्स के द्वारा भगवत गीता, कौन सी? भगवत गीता का जो है कि इंग्लिश में अनुवाद भी किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा एशिया के सामाजिक, प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में भी एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। प्रश्न संख्या 3 है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। और जोनाथन डंकन ने कब की थी? अभी हमने देखा कि 1791 में की थी। कब की थी इन्होंने? 1791 में यहाँ पे की है बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर ध्यान देना कि सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, यहाँ प्रश्न ये देखना है कि विलियम जोन्स नहीं चाहते, मतलब विलियम जोन्स ने, हेस्टिंग्स ने कहा कि आप अध्यक्षता कीजिए, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं अध्यक्षता नहीं करूँगा। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेंगे या करेंगे। तो देखिए यहाँ दे भी रहा है कि दोनों की व्याख्या हो रही है। यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्था प्रदान की गई थी? ध्यान देना, पेरिस की बात हो रही है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, न कि भारत की। तो माइकल मधुसूदन दत्त, इनको जो है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो है कि सदस्यता भी दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो मैंने अभी बताया था जो है कि चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है कि भगवत गीता का क्या किया गया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। देखिए यहाँ पे विल्किंस का नाम भी आ रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये सर विलियम जोन्स ने लिखी थी, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने ही अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में लिखा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता से पहले की अवधि में ब्रिटिश सरकार जो भारत में आधुनिक शिक्षा ला रही थी, वो क्यों ला रही थी? क्या छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता पड़ रही थी, या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, नहीं तो वो शोषण ही क्यों करते। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग लग सके, वो जिम्मेदारी क्या छोड़ो, वो पार्टिसिपेट दे ही नहीं रहे थे। तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए कम वेतन पे जो है कि कुछ भारतीय चाहिए थे और उन भारतीयों को शिक्षित करना जरूरी था, इसलिए वो शिक्षा में योगदान कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की बात की? तो हमने बताया था 1813, चार्टर अधिनियम 1813। और ये 1854 जो वुड डिस्पैच है, इसके माध्यम से 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे। पहला कलकत्ता, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास में किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं,
वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स की शुरू की गई थी, सहायता अनुदान व्यवस्था। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। यह गलत है, सभी स्तरों पर नहीं थी। अंग्रेजी की बात केवल और केवल जो है कि हायर एजुकेशन पे की गई थी। इसीलिए वुड डिस्पैच जो 1854 में आता है, उसके माध्यम से 1857 में 3 जो है कि विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, और ये तीनों ही हायर एजुकेशन के लिए होते हैं जो अंग्रेजी में होती है। तो सभी स्तर तो गलत हो जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। 11 क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, व्यापार, सैन्य सुधार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर? हंटर कमीशन जो कि 1882 में गठित किया गया था, और ये पहली बार था जिसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि इस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा कि 1882 में लॉर्ड रिपन थे कार्यकाल जो है कि गवर्नर के रूप में, और इन्होंने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को नियुक्त किया था। और इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी। किसके अंतर्गत? तो हंटर के निर्देशन में की थी। और इन्होंने किस पे फोकस किया? अभी हमने पढ़ा, प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने फोकस किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1906, जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उसी समय जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। सैडलर आयोग संबंधित है, तो सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है, तो न्यायपालिका तो होगा नहीं, राजस्व प्रशासन नहीं होगा, और सैडलर आयोग जो है कि शिक्षा से संबंधित है, जिसने माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया। सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए आयोग को नियुक्त किया गया था, और ये जो है कि उपकुलपति भी थे, और इन्होंने क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा का सुधार सबसे पहले आवश्यक है। यदि आप विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करते हैं तो पहले उससे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सैडलर ने माध्यमिक पर बल दिया, जबकि आपके हंटर ने प्राथमिक पर बल दिया था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया? तो 1917 को किया, और ये जो है कि कहाँ के उपकुलपति थे? लीड्स विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 17, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे 2 भारतीय कौन कौन थे? अगर आपको पता होना चाहिए तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये लॉर्ड कर्जन के समय जो है कि विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। पढ़ते हैं इसको। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया, जिसको रैले आयोग भी कहते हैं। और इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग के द्वारा सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया, रैले की अध्यक्षता में। 1902 के अध्यक्षता के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम फिर कब आता है? 1904 आता है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, गलत। सती प्रथा की समाप्ति से, गलत। ये तो विलियम बेंटिक आते हैं। अंग्रेजी शिक्षा से, यह बिल्कुल सही है। और स्थायी बंदोबस्त से, यह भी गलत, क्योंकि यहाँ से तो कॉर्नवालिस जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इस शिक्षा से संबंधित था। इसमें क्या कहा गया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो, वो स्वयं जो है कि अपने साथ रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये था आपका अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको हम फिल्ट्रेशन डाउनवर्ड थ्योरी भी कहते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले साहब ही इसके प्रतिपादक थे, कोई और नहीं था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो यह भी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से थी। और इन्होंने हायर एजुकेशन में, दोस्तों हायर एजुकेशन में किस भाषा को प्रमोट किया? इंग्लिश को प्रमोट किया, कि इंग्लिश में जो है कि एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने
या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? देखिए 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य या प्राच्यविद या आंग्लविद विवाद। अब यहाँ पर ये देखना है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें तो केवल बस 1 लाख रुपए की बात की गई थी और तो कुछ कहा नहीं गया था, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाना चाहिए। और ये जो प्राच्यविद और आंग्लविद का विवाद था इसमें यही विवाद हो रहा था कि हम शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा दें या भारतीय शिक्षा दें, और अगर कोई हम विषय निर्धारित भी कर लेते हैं तो हम उसे किस विषय में दें, अंग्रेजी भाषा में दें या हिंदी भाषा में दें। तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। और आगे देखते हैं कूट क्या दे रहा है। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही ले लिया, तो देख लेते हैं क्यों ऐसा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ओरिएंटल मतलब जो भारत की यहाँ पे शिक्षा थी, पद्धति, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसे हतोत्साहित करते हुए पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। वहीं 1823 की जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया जाए। ओके, तो ये सारी बातें थीं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 से शुरू की गई अंग्रेजी भाषा में जो है कि अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1857 में हुई थी। और ये तीनों ही विश्वविद्यालय मेरे प्यारे दोस्तों लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए थे, लेकिन इसके लिए जो अधिनियम आया था वो आया था 1854 का, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, या इसको हम जो है कि वुड डिस्पैच के नाम से भी हम जानते हैं, इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? और यह 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है कि एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी और ब्राह्मणी विधवा से खुद इन्होंने विवाह किया और 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुई थी। मूल रूप से न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में पुणे में की गई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। औपचारिक रूप से मतलब इसी नाम से, और इसमें चिपलुंकर, बीजी तिलक, नाम जोशी, गोपाल गणेश और ये सारे लोग इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है, ये सेम बिल्कुल प्रश्न है। हमने इसको पढ़ा था कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 में इसकी स्थापना की। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 में हुई थी और मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में 1875 में हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं 1817 में सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, फिर उसके बाद मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 में हुई, मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़ में और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हमने पढ़ा 1875 और यही जो है कि आगे चल के 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित हो गया। आज जो हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय देखते हैं उसकी मूल रूप से स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन 1920 में उसका विश्वविद्यालय के रूप में ट्रांसफर हो गया। अगला प्रश्न, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो आपके राजा राम मोहन राय जी आ जाएंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में जो है कि की गई थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक संस्थान और संस्थापक, इसको देखना कि कौन सही सुमेलित है। देखिए बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स गलत, क्योंकि ये तो जोनाथन डंकन थे। कलकत्ता का मदरसा यह बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कि 1780 में इसकी स्थापना की गई थी।
फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली के द्वारा की गई थी, यह गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। तो आइए देखते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 में करते हैं। कलकत्ता का मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स 1780 में करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली करते हैं 1800 ईस्वी में, जो लॉर्ड वेलेजली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, गलत। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचित पुनर्जागृत करना चाहता था, यह भी गलत है। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, यह भी गलत है। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, यह सही है। कहने का मतलब हो गया कि जो आज हम लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? मसूरी में है। लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय इसकी ट्रेनिंग के लिए जो है कि उन्हें लंदन नहीं भेजा जाता था, बल्कि यहीं भारत में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि प्रशासन में आपको कैसे सहयोग करना है। तो ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इसको डेवलप किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, सही है स्टेटमेंट। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, जी नहीं, भारतीय भाषाओं की शिक्षा नहीं देना था, बल्कि भारतीय प्रशासन में सहयोग लेना था। तो दूसरा तो गलत हो गया और सही पूछा जा रहा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। अच्छा, ये 10 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे 10 जुलाई होना चाहिए था, तो इस हिसाब से तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये भारतीय भाषाओं की शिक्षा की देने की बात कर रहा है, अगर इसको मान रहा है तो ठीक है, वैसे तो इसको भारतीय प्रशासन में जो है कि सहयोग करने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये आपके मदन मोहन मालवीय जी थे, और इन्होंने 1916 में चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में स्थित है, वहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और साथ ही साथ जो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इस बात का ध्यान रखना कि ये शिलान्यास है, यानी कि जो इसके पहले जो है कि वाइस मतलब चांसलर बनेंगे वो लॉर्ड हॉर्डिंग साहब बनेंगे, क्योंकि इन्हीं का कार्यकाल चल रहा था 1915 में, और हमारे बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो ये संस्थापक जरूर थे मालवीय जी, लेकिन शिलान्यास जो है कि सबसे पहले सी ऑप्शन लॉर्ड हॉर्डिंग करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था, और उस समय ये यहाँ के वायसराय भी थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सही जवाब हो जाएगा सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। अगला चैप्टर है आपका आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। कल मिलेंगे आपको, प्रेस के विकास के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से, और इस पे जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। डेली आपको 2-2 एक-एक चैप्टर की हम क्लासेस दे रहे हैं, ताकि आपका समय रहते, यानी अप्रैल के लास्ट तक हमारा पूरा टारगेट है कि अभी 2.5 महीने बचे हैं, फरवरी, अब मार्च, अप्रैल, इस पूरे 2.5 महीने में हम आपको पूरी घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करा देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप लोग कंटिन्यूअस इसी तरीके से सारी वीडियोज़ को देखते रहिए और सारी तैयारी करते रहिए, और दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसकी मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।